प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज जो अपना टॉपिक है भारतीय कुटीर उद्योग का पतन, यानी 17वीं और 18वीं और 19वीं शताब्दी में किस प्रकार से एक समृद्ध भारतीय कुटीर उद्योग धीरे धीरे विनाश के कगार पर पहुंचा और अनंत भारतीय कुटीर उद्योग जिसकी संपूर्ण विश्व में, विशेष रूप से यूरोप में उसके बनाए हुए जो माल था उसकी बहुत अधिक मांग थी, धीरे धीरे बिल्कुल पतन हो गया। तो वो क्या कारण थे, भारतीय कुटीर उद्योग किस प्रकार का स्वरूप था, उसकी अपन आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भारतीय जो कुटीर उद्योग था वो मुगल का ये जो पीरियड था, उस पीरियड में एक समृद्ध ग्रामीण कुटीर उद्योग का जो परंपरागत रूप से प्राचीन काल से जो अर्थव्यवस्था का ढांचा आ रहा था उसी को क्रमोन्नत बनाते हुए उच्च स्तरीय कुटीर उद्योग भारत में स्थापित थे। यद्यपि 17वीं शताब्दी के समय में और 18वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति हुई, उस औद्योगिक क्रांति से पूर्व भारत में कोई किसी प्रकार से न विश्व में बड़े उद्योग थे, नहीं ही भारत में थे, लेकिन भारतीय जो कुटीर उद्योग था उस कुटीर उद्योग की जो क्रिएटिविटी थी या उसके बनाए हुए जो वस्तुएं थी उसकी डिमांड न केवल भारत में थी बल्कि यूरोप में बहुत अधिक मात्रा में थी। और वो कौन से थे? विशेष रूप से सूती वस्त्र उद्योग, विलासिता की सामग्री, चमड़ा उद्योग, शॉल, कालीन उद्योग, हाथी दांत की बनी वस्तुएं, ये सारी की सारी वहां पे बहुत अधिक मात्रा में क्या थी, उनकी डिमांड थी। भारतीय जो कुटीर उद्योग था वो भारतीय कुटीर उद्योग एक तो ग्रामीण कुटीर उद्योग था, दूसरा नगरीय कुटीर उद्योग। जो ग्रामीण कुटीर उद्योग था वो सामान्य रास्ता कृषि के साथ जुड़ा हुआ था, यानी जब कृषि के जो शेष महीने थे जहां कृषि नहीं होती थी उस समय वो कुटीर उद्योग बहुत अधिक मात्रा में फुल्लिंग था, जो स्थानीय आवश्यकताओं की क्या कर रहा था, पूर्ति कर रहा था। यानी जो गांवों में स्थानीय आवश्यकता थी उसके अनुरूप वो कुटीर उद्योग फला फुला हुआ था, उनकी पूर्ति करता। दूसरा महत्वपूर्ण था वो नगरीय कुटीर उद्योग। ये जब विशेष रूप से जो मुगल काल का पीरियड आया और उसमें बहुत अधिक मात्रा में नगरों का विकास हुआ, उस नगरीकरण के जो तृतीय चरण थे उसमें इस उद्योग ने भी बहुत अधिक मात्रा में विस्तृत किया और ये कुलीन वर्ग और धनी व्यक्तियों की विलासिता की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। और इन्हीं विलासिता की वस्तुओं की सबसे अधिक मात्रा कहां थी, यूरोप और विशेष रूप से इंग्लैंड में। और अपन समझाते हैं कि भारतीय व्यापार और उस व्यापार से आकर्षित होकर ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी और एक लंबे समय तक उसने अनुकूल व्यापारिक लाभ कमाया था। यानी इस भारतीय जो निर्मित वस्तुएं थी, निर्मित वस्तुओं को वो यूरोप में बेचकर बहुत अधिक मात्रा में लाभ अर्जित कर रहा था। तो ये समृद्ध कुटीर उद्योग का सिलसिला लंबे समय तक चला, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे कारक तत्व रहे, धीरे धीरे भारतीय समृद्ध कुटीर उद्योग विनाश की कगार पे हुआ और उसके सबसे प्रमुख कारण था ये उद्योग ब्रिटिश व्यापारिक हितों के, विशेष रूप से औद्योगिक क्रांति होने के बाद उसके हितों के प्रतिकूल थे। तो क्या कारण रहे हैं भारतीय कुटीर उद्योग के पतन के? सबसे पहला कारण है मुगल सत्ता के विघटन के बाद प्रतिकूल राजनीतिक स्थिति। किसी भी व्यापार वाणिज्य की उसकी जो समृद्धता है और विस्तारितता है, इन दोनों के लिए प्रतिकूल की स्थान पर अनुकूल राजनीतिक स्थिति होना आवश्यक है। मुगल कालीन जो एक लंबा पीरियड था समृद्ध और स्थायी शासन व्यवस्था, उसमें ये पल्लवित हुई, लेकिन 1707 के बाद जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है उसके बाद मुगल साम्राज्य का विघटन होता है और एक के बाद एक या तो क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव होता है या फिर नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली जैसे बाह्य आक्रमण होते हैं, उससे इस जो कुटीर उद्योग था उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। देशी राज्यों का पतन, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में स्थापित होने के लिए राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित होने के बाद और धीरे धीरे उसके साम्राज्य विस्तार ने एक ब्रिटिश साम्राज्य को तो विस्तृत किया, लेकिन देशी राज्यों का पतन हुआ। वो देशी राज्य क्या थे, इस विलासिता या कुटीर उद्योगों की जो सामग्री थी
थी उस सामग्री के सबसे बड़े उपभोगकर्ता थे। और दूसरे ये उन कला और जो दस्तकारी या हस्तकारी कला थी उसके संरक्षक थे। तो देशी राज्यों के पतन ने इन दोनों ही कला और उससे निर्मित वस्तुओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। ईस्ट इंडिया कंपनी की दमनकारी नीति सबसे महत्वपूर्ण जो व्यापारिक कुटीर उद्योगों के पतन के पीछे कारक रहा है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की दमनकारी नीति। एक समय था, एक प्रारंभिक समय था जब वो राजनीतिक शक्ति नहीं थी, तो क्या था, ये व्यापारिक लोग बहुत अधिक मात्रा में भारतीय माल से लाभ कमा रहे थे। लेकिन इस भारतीय माल के लाभ से इंग्लैंड के जो औद्योगिक हित थे उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा और वहां पर भारतीय माल पर बहुत अधिक मात्रा में जुर्माना लगाया जाना। उस जुर्माने के बावजूद भी भारतीय माल की डिमांड थी। तो क्या किया, चूंकि राजनीतिक शक्ति और सत्ता किसके पास थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, तो उसने क्या किया, भारत पर बहुत अधिक मात्रा में निषेधात्मक कानून लगाए गए भारतीय माल पर। जैसे उन्होंने जो थी कच्चा माल रुई उस पे 15% का निर्यात शुल्क था, लेकिन जो निर्मित माल था उस पे 25% था। इसका मतलब उनके माल को, भारतीय जो कच्चा माल है वो कच्चे माल उनके बड़ी जो कारखाने उनके आपूर्ति का साधन बन जाए, लेकिन तैयार माल पर बहुत अधिक मात्रा में प्रतिकूल शुल्क लगाकर उसको हतोत्साहित करने का प्रयत्न किया। दूसरा, जो भारतीय जुलाह थे उन पर अत्याचार किए गए। स्वयं जो कॉर्नवालिस है कि जब मैं बंगाल के खेतों की ओर देखता हूं तो वहां पर हड्डियों से भरे हुए थे। इसका मतलब उन जुलाहों को मार दिया गया या फिर उनको मजबूरन जो इंग्लिश कारखाने थे उन इंग्लिश कारखानों में कार्य करने के लिए क्या किया, बाधित किया। औद्योगिक क्रांति का प्रभाव, भारतीय कुटीर उद्योग पर औद्योगिक क्रांति का प्रभाव पड़ा। यद्यपि ये सर्वव्यापक है कि जब जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति जहां जहां पर हुई वह कुटीर उद्योगों के स्थान पर क्या आ गए, बड़े उद्योग आ गए। भारत में भी यही हुआ। भारत में कुटीर उद्योगों का तो विनाश हुआ, लेकिन उसके बाद एक लंबा पीरियड औद्योगिकरण का था, यानी वहां पर बड़े उद्योग स्थापित नहीं हुए। जो भारतीय जो क्षेत्र था वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश जो बड़े कारखाने थे उनके लिए कच्चे माल की आपूर्ति करने का के रूप में, यानी किसी भी प्रकार से जो जितना कच्चा माल है वो भारतीय कुटीर उद्योगों को प्राप्त नहीं होकर किसको मिले, ब्रिटिश बड़े कारखाने को। और जो तैयार माल है वहां पर मशीनों से, उसके लिए भारत क्या था, एक बहुत बड़ा बाजार था। यानी कुटीर जो ये बाजार था, स्थानीय और नगरीय बाजार, जो इस दोनों के माध्यम से यहाँ आपूर्ति हो रही थी, अब किसके माध्यम से हो रही थी, ये ब्रिटिश कंपनी के तैयार माल के से उसकी आपूर्ति हो रही थी। फिर है भारतीय माल पर निषेधात्मक कानून। अपने अभी चर्चा की किस प्रकार से अलग अलग कानून, जहां 1776 में इंग्लैंड में मुक्त व्यापार की बात की जाती थी, लेकिन भारत चूंकि सत्ता और इंग्लैंड के पास थी, वहां पर ये साम्राज्यवाद का प्रभाव था, तो उन्होंने बहुत अधिक मात्रा में भारत पर, भारतीय माल पर जो इंग्लैंड में आयात होता था उस पर बहुत अधिक मात्रा में क्या कर दिए, प्रतिकूल कानून लगाए गए, टैक्स लगाया गया, उसको हतोत्साहित करने की कोशिश की गई। पाश्चात्य शिक्षा और सभ्यता का प्रभाव, एक कारक ये भी रहा। 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर में जैसे ही मेकाले में शिक्षा प्रणाली हुई और उसमें जो इंग्लिश के माध्यम से शिक्षा दी गई और जो पाठ्यक्रम था वो विदेशी पाठ्यक्रम था, ऐसी स्थिति में ये जो नवीन वर्ग था वो नवीन वर्ग किसकी तरफ आकर्षित हुआ, विदेशी जो माल था उस विदेशी माल की ओर आकर्षित हुआ और वो लोग अपने जो कीमती हस्तकला से निर्मित बहुमूल्य और कीमती जो विलासिता की सामग्री थी या कलात्मक सामग्री थी, उसके स्थान पर जो विदेशी प्राप्त या विदेशों से प्राप्त जो माल था उसकी तरफ अपनी प्रतिष्ठा को समझने लगा, यानी उस माल को प्राप्त करना अपनी प्रतिष्ठा को समझने लगा। ऐसी स्थिति में भारतीय लोगों द्वारा ही भारत की वस्तुओं की मांग कम होने लगी और उसका प्रभाव क्या हुआ, भारतीय कुटीर उद्योग का विनाश। रेलवे का विकास एक बहुत बड़ा कारण जो भारतीय कुटीर उद्योगों का हुआ वो रेलवे के विकास है। रेलवे ने क्या किया, भारतीय जो ग्रामीण तंत्र था
उसको भी इस प्रतिस्पर्धा थी, उस प्रतिस्पर्धा का क्या बना दिया, अंग बना दिया। रेलवे के माध्यम से जो अंदरूनी क्षेत्र थे, बंदरगाह से अंदरूनी क्षेत्र थे, वहां से कच्चा माल बंदरगाहों पे लाया जाता और वो कच्चा माल आसानी से कहां भेजा जा रहा था, इंग्लैंड में भेजा जा रहा था, और वहां से तैयार माल भारतीय बंदरगाहों पे और रेलवे के माध्यम से वो सस्ता माल भारतीय ग्रामीण तंत्र या ग्रामीण इलाकों में भी पहुंचने लगा। ऐसी स्थिति में इस प्रतिस्पर्धा को भारतीय कुटीर उद्योग नहीं झेल पाए और उसका कारण क्या हुआ, उनका पतन होना। गिल्ड पद्धति और का विनाश और प्रशिक्षण का हुआ। एक और कारण है, जो भारतीय उद्योग था वो उद्योग प्रारंभ से प्राचीन काल से ही गिल्ड के माध्यम से संचालित होना, अलग अलग श्रेणी बना रखी थी और उसके माध्यम से उसके जो संघ था या गिल्ड थे वो उसकी समृद्धि और विनाश दोनों पर ही क्या कर रहा था, उसका नियंत्रण था। लेकिन धीरे धीरे भारतीय गिल्ड पद्धति क्या हुई, विनाश की तरफ बढ़ी। तो जो इसमें जो गिरावट आई थी, उस गिरावट का उसे ढंग से आकलन नहीं कर पाए। दूसरा, प्रशिक्षण का भी अभाव था। भारतीय जो कुटीर उद्योग था, वो भारतीय कुटीर उद्योग उस समय एक ही तरह के उद्योग धंधों और एक ही तरह की पद्धति पर चलायमान था, नहीं वो कुशल और प्रशिक्षित वहां पे दस्तकार थे। ऐसी स्थिति में ये जो प्रशिक्षण के अभाव ने इस प्रतिस्पर्धा को नहीं झेल पाए। तो इन सब का, इसके अलावा भारत में लंबे अकालों का पड़ना और भारतीय जो नौ परिवहन है, वो नौ परिवहन पर ब्रिटिश कानून के माध्यम से उन पे रोक लगना या फिर उनको हतोत्साहित करने के प्रयत्न, इस सभी कारणों ने धीरे धीरे भारतीय समृद्ध कुटीर उद्योग को समाप्त कर दिया। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था ब्रिटिश आर्थिक हितों की पूर्ति, जिससे ये जो परंपरागत भारतीय ग्रामीण कृषि आधारित जो कुटीर उद्योग था वो समाप्त हो गया। और उसके कारण ये हुआ कि भारत में क्या हो गई, गरीबी, ऋणग्रस्तता और कृषि पर बहुत अधिक मात्रा में बोझ बढ़ने लगा और भारत में गरीबी बहुत अधिक मात्रा में फैल गई। धन्यवाद।